गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जूलॉजी की एक ग्रंथ यानी कि ग्लैंड से संबंधित एक टॉपिक करने वाले हैं, जिसमें हम हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे और कुछ इसमें हार्मोन्स की डिफिशियंसी या उसकी अधिकता से होने वाले रोग के बारे में पढ़ेंगे। तो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। तो चलिए चर्चा करते हैं हार्मोन्स पर। देखना, मानव ग्रंथियाँ, ह्यूमन ग्लैंड्स, ग्रंथियाँ क्या होती हैं? ग्रंथियों से हार्मोन्स स्रावित होते हैं। हार्मोन्स या हार्मोन्स ये क्या होते हैं? हमारे शरीर के विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है, विटामिन्स पढ़े हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या फैट। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा ये तो क्या होते हैं? शरीर में ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये एनर्जिकल सप्लीमेंट। और जो दूसरा होगा विटामिन्स, हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता यानी कि रेसिस्टेंस पावर, या ये कहिए कि शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता क्रिएट करते हैं। इसके अलावा जो हार्मोन्स पढ़ते हैं ये हमारे शरीर के विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं, रेस्पॉन्सिबल फॉर द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। अगर किसी हार्मोन्स की कमी हो जाती है या उसकी अधिकता एक्सेस, तो उससे विभिन्न प्रकार के रोग हो सकते हैं। जैसे एक हार्मोन्स होता है पीयूष ग्रंथि से जो स्रावित होगा, है ना, STH, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स। इससे क्या होगा? अगर इसकी अधिकता होती है तो महाकाय या गिंगेटिज्म का रोग हो जाएगा। अगर इसकी कमी होती है यानी कि हार्मोन्स ये कम निकला है, तो हमारे अंदर एक मिजेट्स का रोग या ड्वार्फिज्म यानी कि बोनापद, हमारा कद भी छोटा हो सकता है। तो हार्मोन्स क्या है? हमारे शरीर के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? हार्मोन्स कैसे निकलते हैं? हार्मोन्स कैसे निकलते हैं? देखना भैया पूछ रहे हैं कि हार्मोन्स कैसे निकलते हैं, कैसे स्रावित होते हैं, है ना। स्रावन होना या निकलना एक ही बात है। जो धमनी और शिरा हमने पढ़े थे उसमें ब्लड सर्कुलेशन में, जैसे बड़ी जो नलिकाएं होंगी फिर वो छोटी बन जाएंगी, फिर केश नलियाँ बन जाएंगी और भी छोटी बनेंगी, वो डक्ट नाम आ जाएगा उसके लिए, DUCT। तो डक्ट जो होती है ना कि केश नलियाँ, कैपिलरिटीज, उनके थ्रू निकलते हैं। जैसे हम ग्लैंड्स पढ़ेंगे 3 प्रकार की, बाह्य स्रावी, अंतःस्रावी और एक मिश्रित ग्रंथि होगी। तो जो बाह्य स्रावी होती है उसमें तो आंसू ग्रंथि होती है, आई से जो निकलते हैं हमारे आंसू, टीयर्स ग्लैंड होगी, लैक्रिमल जो हड्डी होती है उसके पास होगी टीयर्स ग्लैंड। तो अंदर से जो वेस्ट होता है टीयर में क्या होगा? आंसू में NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड एक केशिका यानी कि जो कैपिलरिटी होगी या डक्ट होगी उसके थ्रू बाहर निकलेगा। तो ये क्या? आंसू ग्रंथि, वो छोटे एक नलिका पाइप नुमा स्थिति होगी, उससे बाहर निकलते हैं तरल पदार्थ। कुछ हमारे शरीर के लिए उत्तरदायी होते हैं, कुछ को वेस्ट के रूप में हम बाहर निकालते हैं। तो खैर ये डायग्राम बना है, तो डायग्राम देखकर हंसी आ रही होगी। खैर हमें तो ग्रंथियाँ पढ़नी है, इसकी सीक्वेंस से क्वेश्चन आया कि कौन कौन सी हमारे सिर में होती है ग्रंथियाँ। तो मानव ग्रंथियाँ, देखना, ग्लैंड्स या हार्मोन्स, ग्लैंड से स्रावित होने वाला पदार्थ कौन सा होगा? हार्मोन्स। ग्लैंड्स 3 प्रकार की होंगी, अंतःस्रावी ग्रंथि, बाह्य स्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। अंतःस्रावी नंबर 1 तो क्या हो जाएगी? ये एंडोक्राइन ग्लैंड। सेकंड नंबर हो जाएगी एक्सोक्राइन और नंबर 3 हो जाएगी मिश्रित यानी कि मिक्स्ड ग्लैंड। तो अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होगी? अंतःस्रावी में जो हार्मोन्स निकलेंगे यानी कि स्रावित होंगे, जो रिसाव होगा वो तो शरीर के अंदर ही होगा, बॉडी के अंदर। जैसे पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, है ना, लीवर, उसमें ये थाइमस ग्रंथि जो गले में हमारी होती है, ये सब क्या है? तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होंगी यानी कि एंडोक्राइन। और एक्सोक्राइन में क्या आ जाएंगी? एक्सोक्राइन में आंसू ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि, पसीने की ग्रंथि, स्वेट ग्लैंड या टीयर ग्लैंड, या फिर लार ग्रंथि होती है, जैसे ये सलाइवा होती है। हमारी लार में 3 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, पाचन क्रिया वाले चैप्टर में हमने खूब अच्छे से किया है। ये क्या हो जाएंगी? बाह्य स्रावी ग्रंथि। और मिश्रित ग्लैंड में क्या आ जाएंगी? मिक्स्ड ग्लैंड में पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय, पैनक्रियाज जिसमें लैंगरहैंस की दीपिका अटैच रहती है, एक आइसोलेट लैंगरहैंस, इससे अल्फा बीटा गामा कोशिकाएं होती है जिसमें। तो ये 3 प्रकार की ग्लैंड्स होंगी। हम जो डीपली पढ़ेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। तो शरीर की संरचना इसमें दिखाई गई कि ग्लैंड्स कौन कौन सी होती है, इनकी सीक्वेंस भी होती है लगभग, यानी कि क्रम, अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ करते हैं। तो ये कुछ ग्लैंड्स हैं। और हिंदी इंग्लिश में कभी नाम पूछ लेते हैं दूसरी का कि जनन ग्रंथियाँ कौन सी, गोनेडो जनन ग्रंथियाँ, और उनसे होने वाले फिर हार्मोन जो स्रावित होते हैं या उनकी डिफिशियंसी या उनकी एक्सिस से होने वाले रोग, है ना, 1 बाय 1 हम वो करते हैं। तो पहले देखते हैं, हमारे सिर में 3 ग्रंथियाँ होंगी, है ना। 3 ग्रंथियाँ कौन कौन सी? एक तो पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड या हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ये तीनों कहाँ होंगी? ये तो हमारे सिर में होंगी, ऊपर हेड में, है ना। जैसे पीयूष ग्रंथि, तो पीयूष ग्रंथि से लगभग 7 या 8 प्रकार के जो हार्मोन्स हैं वो स्रावित होते हैं। अभी उनके नाम आपको बताएंगे।
पहले हम पढ़ते हैं पीनियल ग्रंथि। देखना जो पीनियल ग्रंथि होगी ये भी कहाँ पर, थाइमस, ये पीयूष ग्रंथि के पास ही स्थित होगी सिर में, और ये गुलाबी रंग या अंधेरे में एक्टिवेट होती है, इसलिए इसको अंधकार की ग्रंथि भी कहते हैं। पीनियल ग्रंथि कहाँ पर, पीयूष ग्रंथि के पास, और इससे दो प्रकार के हार्मोन स्रावित होंगे। कौन कौन से, एक तो मिलेटोनिन और एक सीरोटोनिन। जो मिलेटोनिन हार्मोन्स होता है ये क्या, हमारी नींद के लिए उत्तरदायी होता है। कभी कभी रात को नींद नहीं आती, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि पीनियल ग्रंथि से निकलने वाला है, स्रावित होने वाला हार्मोन्स मिलेटोनिन कम निकला है, यानी कि अनिद्रा का रोग हो जाएगा। तो एक तो मिलेटोनिन और एक सीरोटोनिन, ये दो प्रकार के हार्मोन्स कहाँ से स्रावित होंगे, पीनियल ग्रंथि से स्रावित होते हैं। मिलेटोनिन किसके लिए उत्तरदायी है, नींद के लिए, इसीलिए इसको डार्कनेस हार्मोन्स भी कहते हैं, अंधेरे का हार्मोन्स कहेंगे। और दूसरा सीरोटोनिन, सीरोटोनिन कब स्रावित होता है, जब हमारे शरीर में, यानी कि जो भाव हमारे इमोशंस होंगे, जब एनलाइटमेंट या खुशी की मुद्रा होगी तो खुशी में स्रावित होता है, इसलिए इसे कहते हैं फील गुड हार्मोन्स। ये क्या हो जाएगा, फील गुड, यानी कि खुशी का हार्मोन्स। और ये किसका, अंधेरे का हार्मोन्स। ये 95% भाग तो यही होगा, और ये 5% में होगा। 5% सीरोटोनिन निकलता है, 95% मिलेटोनिन। ये किसके पार्ट्स होंगे, पीनियल ग्रंथि के। अब ऐसे पिट्यूटरी ग्लैंड, जो पीयूष ग्रंथि होगी, पीयूष ग्रंथि को इन नाम से जानते हैं, छठी इंद्री, सबसे छोटी ग्रंथि, ग्रंथियों की ग्रंथि, और एक क्या, मास्टर ग्रंथि, चाबी ग्रंथि, ये सभी छोटी 6 सेंसेज। तो इसके बारे में, इससे कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, इसका अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, अभी करते हैं फिर। तो पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स कौन कौन से होंगे, देखना। पीयूष ग्रंथि, प्यूटेटरी से कौन कौन से, एसटीएस हार्मोन्स, एसटीएस, टीएसएच, एसीटीएच, जीटीएच, और जीटीएच से दो और इसके सब पार्ट हो जाएंगे, और एलटीएच, एडीटीएच, इनकी फुल फॉर्म देख लीजिए, इनके नाम। एसटीएच जो हार्मोन्स होगा, एसटीएच की फुल फॉर्म सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स। इससे दो प्रकार के रोग हो सकते हैं, या तो कमी से या अधिकता से। देखना, अगर एसटीएच की अधिकता होती है तो इससे भीमकाय का रोग हो जाएगा, भीमकाय या अतिकाय, या इसी को हम महाकाय भी कह सकते हैं, महाकाय, अतिकाय, भीमकाय। या फिर गिगेंटिज्म जो रोग होगा, इससे क्या, हमारा जो शरीर होगा, शरीर में औसत से भी अधिक वृद्धि हो जाएगी, यानी कि पूरी बॉडी ही बढ़ जाएगी हमारी। जैसे होते हैं ना, उसमें WWE या WWF में अगर आप देखते हो तो उसमें भयानक सा शरीर होता है उनका, वो क्या, महाकाय की बीमारी हो सकती है ऐसे। दूसरा, अगर एसटीएच की कमी होती है तो उसमें हमारे शरीर का विकास रुक जाएगा, ड्वार्फिज्म का रोग हो जाएगा, यानी कि बोनापन का रोग, इसे मिजेट्स भी कहते हैं। तो अधिकता से कौन सा होगा, गिगेंटिज्म, और कमी से कौन सा होगा, ड्वार्फिज्म, है ना, या मिजेट्स रोग। ऐसे ही दूसरा होता है TSH, थायराइड, थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन। देखना, थायराइड नाम में आया है, अभी जी आ रहे हैं समझ। जी सर। TSH कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? हाँ सर, जो थायराइड हार्मोन सर, ये पेट से निकलता है या गले से कहाँ से निकलता है सर? अच्छा जी, देखना, इसमें नाम है ना थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन्स। स्टिमुलेटेड का मीनिंग होता है कि किसी चीज़ को बढ़ा देना, यानी कि ये क्रिया की हम गति बढ़ा देते हैं, जैसे कैटालाइसिस होता है ये, जिसे उत्प्रेरक भी कहते हैं। तो ऐसे ही स्टिमुलेटेड होता है। ये पूछ रहे हैं भैया कि जो थायराइड है, इसमें नाम है ना थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन्स। थायराइड तो गले में होती है ग्रंथि, और हम बात कर रहे हैं सिर से जो निकलता है हमारे पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले, अभी हमने डिस्कस किया था ना कि पीयूष ग्रंथि को सभी ग्रंथियों की ग्रंथि माना जाता है, यानी कि सभी ग्रंथियां पीयूष ग्रंथि ही एक्टिवेट करती है, वही नियंत्रणिका करती है। तो पीयूष ग्रंथि से हार्मोन्स निकलेगा TSH, थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन्स। ये गले में उपस्थित ये थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले थायरोक्सिन हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। थायरोक्सिन हार्मोन्स कहाँ से निकलता है, हमारी थायराइड ग्रंथि से। जो थायराइड होगी उस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स को रेगुलेट या नियंत्रित कौन करेगा, वो TSH करता है। तो अगर यानी कि थायरोक्सिन कहाँ से स्रावित होता है, गले से होता है, यानी कि थायराइड से। और TSH कहाँ से होता है, थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन्स, ये होता है पीयूष ग्रंथि से। आने समझ दोनों का अलग अलग जी। थर्ड सा देखिए, ACTH, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स। ये किससे निकलता है, ये भी पीयूष ग्रंथि से, यानी कि जो हमारी एक एडिनल ग्रंथि होती है, एडिनल से निकलने वाले जो हार्मोन्स होंगे उनको नियंत्रित करता है। ऐसी एक GTH, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स, GTH, इसके फिर दो भाग हो जाएंगे, एक FSH और एक LH, यानी कि फॉलिकल
फॉलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन्स, और एक होगा इसमें ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स। ये क्या होता है, जो जनन ग्रंथियाँ होंगी गोनेडो से निकलने वाले हार्मोन्स होंगे, जो जनन ग्रंथि मेल और फीमेल में अलग अलग होंगी, उससे निकलने वाले हार्मोन्स को रेगुलेट करता है, यानी कि नियंत्रित करता है। एक होगा LTH लैक्टोजेनिक, यानी कि ये दुग्ध ग्रंथियाँ जो होंगी जैसे फीमेल के लिए LTH, इसका स्रावन एक नॉर्मलाइजेशन में होना चाहिए, कमी या अधिकता से कुछ रोग हो सकता है, यानी कि जो दुग्ध ग्रंथियाँ होंगी उनके लिए सहायक होता है। और एक ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स, ये क्या होता है, शरीर में जल की मात्रा को नियंत्रित करता है। होते हैं ना कुछ बच्चे जैसे सुसु कर देते हैं सोते हुए, ये किसकी ADTH की कमी से होता है ऐसा। ये शरीर में जल की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए। और एक यूरोक्रोम बनता है, यूरोक्रोम जो यूरिन में आएगा, यानी कि मूत्र में आएगा, जो पीलेपन का भी कारण होता है अगर सांद्रता बढ़ती है, ये उससे संबंधित हैं। ये सारे हार्मोन्स किससे स्रावित होते हैं, पीयूष ग्रंथि से होते हैं। आप इन्हें नोट कर लीजिए। अभी आगे बढ़ते हैं, फिर हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस की। ओके, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, देखना हाइपोथैलेमस ग्रंथि क्या होती है। ये भी हमारे सिर में ही स्थित होगी, जहाँ पर पीयूष ग्रंथि या फिर पीनियल ग्रंथि। क्वेश्चन है कि पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित कौन करता है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहाँ होगी, स्कल में होगी हमारे, यानी कि कपाल में। तो हाइपोथैलेमस के अंदर ही इसके पास जो कनपट्टी हमारी होगी, वहीं पर स्थान इसका होगा। तो ये पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करता है। एक तो ये कार्य इसका पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करेगा, और दूसरा ये तापमान, बॉडी के तापमान को भी नियंत्रित करता है। तो क्वेश्चन आएगा कि तापमान की ग्रंथि कौन सी होती है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। आगे चर्चा करते हैं। थायराइड ग्रंथि कहाँ पर होगी, हमारे गले में स्थित होगी, जैसे जहाँ पर स्वर यंत्र होता है, वोकल कॉर्ड, ये जो लिरिंग्स होगी हमारी श्वास नलिका में एक लिरिंग्स होती है, और यहीं पर थायराइड ग्रंथि से एक हार्मोन्स निकलेगा थायरोक्सिन। वैसे तो और भी निकलते हैं, क्योंकि हम ये जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि सामान्य ज्ञान के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं, तो इसमें एक ही हार्मोन्स के बारे में चर्चा करेंगे जो थायराइड से स्रावित होता है, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन की कमी से होने वाले रोग और अधिकता से होने वाले रोग कौन कौन से होंगे। तो अगर कमी होती है थायरोक्सिन की, यानी कि गले से जो स्रावन होगा हार्मोन्स का, एक तो आ जाएगा इसमें क्रिटिनिज्म, यानी कि जड़ मानवता रोग में क्या होता है, बचपन में ही जैसे शारीरिक विकास या मानसिक विकास रुक जाएगा। कुछ बच्चे होते हैं ना, मंद बुद्धि होते हैं, उनको जड़ मानवता का रोग होता है, ये क्रिटिनिज्म का रोग। सेकंड होगा इसमें मिक्सिडमा क्या रोग होगा, इसमें बीपी की और हार्ट बीट की समस्या आती है, जो हमारे हृदय स्पंदन यानी कि दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर, रक्तचाप उसमें डाउन होने लगेगा। ये रोग कौन सा हो जाएगा, मिक्सिडमा। अगर ये कब होगा, जब थायरोक्सिन का स्रावन कम होगा थायराइड ग्रंथि से। नंबर थर्ड आ जाएगा ये हाइपोथायराइडिज्म रोग कैसे होगा, इसमें गूंगा या बहरे की स्थिति बन जाएगी, जैसे कम सुनने लगेंगे और बोलना कम होगा, इसमें गूंगा या बहरेपन की स्थिति उत्पन्न होगी। ये रोग कौन सा होगा, थायरॉइडिज्म, ये हाइपोथायरॉइडिज्म। नंबर 4 ग्वाइटर यानी कि घेंगा रोग किससे, जैसे आयोडीन की कमी से। जो दरअसल थायराइड ग्रंथि है ये आयोडीन से ही नियंत्रित होती है, यानी कि कंट्रोल होगी। अगर आयोडीन की कमी होती है, थायरोक्सिन की कमी होती है, उससे कौन सा ग्वाइटर या घेंगा रोग भी हो जाएगा। इससे हमारी थायराइड ग्रंथि फूल जाएगी, गर्दन फूल जाएगी, स्वर यंत्र प्रभावित होगा। अब देखते हैं इसकी अधिकता से होने वाले रोग। अगर थायरोक्सिन की अधिकता यानी कि एक्सेस ये रिलीज हुआ है अधिक मात्रा में, तब टॉक्सिक ग्वाइटर रोग होता है। एक टॉक्सिक ग्वाइटर रोग में ब्लड प्रेशर और हृदय स्पंदन बढ़ जाते हैं, दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, और हमारा जो ब्लड प्रेशर है यानी कि रक्तचाप ये भी बढ़ जाएगा। सेकेंड नंबर आता है ये एक्सोथेलमिया, देखना स्पेलिंग EXOPTHA, एक्सोपथेलमिया। क्या बोलेंगे, इसमें पी साइलेंट रहेगा। एक्सोथेलमिया रोग में जो आंख हमारी होगी वो गोलक फूल जाएगा उसका, यानी कि आंखें फूली हुई दिखाई देंगी, चिड़चिड़ेपन जैसी स्थिति आएगी। एक चिड़चिड़ापन किससे होता है, जो ये पढ़ेंगे पीनियल ग्रंथि। अगर पीनियल ग्रंथि से निकलने वाला स्रावन अधिक हो जाए हार्मोन्स का, उससे भी चिड़चिड़ापन होता है। तो ये थायराइड ग्रंथि। अब चर्चा करते हैं पैराथायराइड, जहाँ पर हमारी थायराइड ग्रंथि स्थित होती है गले में, उसके पास एक पैराथायराइड ग्रंथि होती है। तो पैराथायराइड ग्रंथि से उत्पन्न होने वाले रोग या कमी या अधिकता से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले देखते हैं इससे कितने हार्मोन स्रावित होते हैं, यानी कि जो तरल पदार्थ निकलेगा। पैराथायराइड, एक तो पैराथायराइड हार्मोन्स या इसको पैराथायरोक्सिन भी बोल सकते हैं, पैराथायराइड हार्मोन स्रावित होगा। और एक होगा कैल्सीटोनिन। ये क्या करते हैं, ये कैल्शियम की मात्रा के लिए उत्तरदायी होते हैं। हमारे शरीर में या हमारे ब्लड में कैल्शियम की अमाउंट कितनी होनी है, यानी कि उसकी मात्रा कितनी रहनी है। तो अगर ये
पैराथायराइड हार्मोन जब स्रावित होगा ये कैल्शियम की कमी की पूर्ति करेगा। अगर बॉडी में कैल्शियम की मान लीजिए 10 पॉइंट चाहिए हमें, 10 बिंदु, अगर वो कम हुआ है 8 या 7 हुआ है तो उनको ये 10 कर देगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम और भी आ जाएगी, कैल्शियम के पदार्थों का अगर हम ऐसा सेवन नहीं करेंगे तो पैराथायराइड हार्मोन्स ये हड्डियों से कैल्शियम अवशोषित करना स्टार्ट कर देगा। हड्डियों में क्या होगा, रंध्र उत्पन्न हो जाएंगे, ओस्टिमास जिनको हम छिद्र कहते हैं। हड्डियों में एक रोग उत्पन्न होगा ओस्टियोपोरोसिस। क्या नाम होगा, ओस्टियोपोरोसिस, यानी कि इससे एक रोग होगा ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस रोग हड्डियों का रोग होगा। जैसे रिकेट्स होता है बच्चों में, है ना, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, ऐसे ही जो युवा अवस्था में या वृद्ध अवस्था में होगा ओस्टियोपोरोसिस। जब कैल्शियम की कमी होगी हड्डी में तब रोग होता है। दूसरा कैल्सीटोनिन, अगर हमारे ब्लड में या हमारे शरीर में कैल्शियम की अधिक मात्रा हो जाए तो कैल्सीटोनिन हार्मोन्स ये प्लाज्मा, रक्त के प्लाज्मा में मिलकर ये अतिरिक्त कैल्शियम को किडनी तक पहुँचाएगा और किडनी में फिर मूत्र माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग कौन सा है हमारा, किडनी, यानी कि वृक्क या गुर्दा भी कहते हैं। लेकिन किसी कारणवश अगर गुर्दे में वहाँ पर प्रॉब्लम आती है, कोई इशू आता है, कोई समस्या आती है, तो वहाँ अतिरिक्त कैल्शियम एक गांठ नुमा संरचना बना लेगा जिसे हम कैल्शियम ऑक्जेलेट या सामान्य भाषा में पथरी भी बोलते हैं। वो जो पथरी होगी वहाँ पर पथरी की स्थिति हो जाएगी। क्वेश्चन आए हुए हैं कि मानव शरीर में सबसे पहले पथरी बनने की संभावना कहाँ पर है, वो संभावना कहाँ होती है, प्रोबेबिलिटी, वो किडनी के अंदर होती है, क्योंकि किडनी में अतिरिक्त कैल्शियम इकट्ठा हो जाएगा और वहाँ से किडनी वो बाहर सप्लाई नहीं कर पाएगी। और ये कब होगा, जब कैल्सीटोनिन अतिरिक्त कैल्शियम को किडनी तक कन्वे करेगा, तो इससे रोग कौन सा होगा, पथरी जैसी स्थिति हो जाएगी। अब आगे चर्चा करते हैं ये थाइमस या एडिनल ग्रंथि की, ये आप नोट कर लीजिए, आप इसे या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बात करते हैं थाइमस ग्रंथि की। देखना थाइमस ग्रंथि क्या होगी। एक तो थाइमस ग्रंथि हमारे चेस्ट में स्थित होगी, यानी कि वक्ष भाग में। थाइमस कहाँ पर होगी, वक्ष, चेस्ट या वक्ष भाग में स्थित होगी और ये अस्थायी होगी। अस्थायी क्यों, इसको टेम्परेरी ग्लैंड कहेंगे, क्योंकि ये कुछ वर्षों तक ही कार्य करती है, जैसे जन्म के लगभग 4 या 5 वर्षों तक, उसके बाद में फिर निष्क्रिय हो जाती है और ये गुलाबी रंग की होती है। देखना क्वेश्चन आए हुए हैं कि गुलाबी रंग की ग्रंथि कौन सी होगी, थाइमस ग्रंथि। और जिस ग्रंथि को गुलाबी रंग पसंद है वो कौन सी, वो पीनियल ग्रंथि होगी। पीनियल ग्रंथि अंधेरे में या गुलाबी या रेड कलर से एक्टिवेट होती है। और जो हमारी लाल ही रंग की या गुलाबी रंग की होगी, ये कौन सी, थाइमस, ये चेस्ट में होगी, अस्थायी, क्योंकि 5 वर्षों के बाद, ये 6 वर्षों के बाद ये निष्क्रिय हो जाती है। जब तक बच्चे की यानी कि बालक की अपनी पाचन तंत्र सेल्फ डेवलप ना हो जाए, वो विकसित ना हो जाए, तो तब तक ये काम करता है। जैसे क्वेश्चन है कि गर्भ के समय शिशु और माता किससे जुड़े रहते हैं, प्लेसेंटा से। तो प्लेसेंटा से जब अलग हो जाएंगे यानी कि जन्म के बाद, उसके बाद में हमारी जो पाचन क्रिया है वो सही से नहीं होती, यानी कि अविकसित रहती है। पाचन क्रिया विकसित होने पर ये थाइमस ग्रंथि निष्क्रिय हो जाएगी, यानी कि आज की डेट में अगर हम देखें युवावस्था में वो कार्य नहीं करती। फिर आते हैं अग्नाशय, पैनक्रियाज। देखना पैनक्रियाज क्या होगा, ये अंत्यस्रावी और बाह्य स्रावी दोनों का ही उदाहरण है। इसको हम क्या कहते हैं, मिश्रित ग्लैंड, यानी कि मिक्स ग्रंथि। ये मिश्रित ग्रंथि या मिक्स ग्लैंड कहलाएगी। क्यों, क्योंकि इसके 2 कार्य होते हैं। इससे जो उत्सर्जित पदार्थ है वो बाहर भी निकलता है और जो अंदर हमें यूजफुल होगा, हमारे शरीर के लिए लाभकारी, वो अंदर ही रहता है। ऐसे हार्मोन्स इससे स्रावित होंगे। एक तो इससे एंजाइम स्रावित होते हैं। एंजाइम क्या करते हैं, ये पाचन क्रिया के लिए सहायक होंगे। तो 3 प्रकार के निकलते हैं पैनक्रियाज से। कौन कौन से, ट्रिप्सिन, इमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पचाने में सहायक होगा। इस पर हमने एक पूरी वीडियो बनाई गई पाचन तंत्र पर, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ट्रिप्सिन किसका पाचन करेगा, प्रोटीन, ये तो करेगा प्रोटीन का। और इमाइलेज और लाइपेज वसा का करता है, यानी कि चिकनाई का, जो वसा होगी फैट। और इमाइलेज करेगा, ये मंड का करता है, यानी कि शर्करा का, स्टार्च का। स्टार्च जो होती है मंड का पाचन कौन करता है, इमाइलेज। लाइपेज किसका करता है, वसा का। और ट्रिप्सिन ये प्रोटीन का उपापचय करता है, मेटाबॉलिज्म करता है। इसका कार्य तो अंदर ही होगा, इसलिए क्या होती है, एंडोक्राइन, यानी कि अंत्यस्रावी ग्रंथि। और जो वेस्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं, या जैसे बैक्टीरिया को मारने में सहायक होगा इसमें से जो एंजाइम्स होते हैं, तो वो वेस्ट के रूप में जब बाहर निकलते हैं, यानी कि छोटी आंत से होते हुए उसके बाद में बड़ी आंत में आता है, फिर रेक्टम में, है ना, मलाशय के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। ये कौन सा, मिश्रित ग्रंथि, यानी कि अंत्यस्रावी और बाह्य स्रावी दोनों के रूप में कार्य करती है। एक होता है आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस की दीपिका।
हमारी अग्नाशय का एक भाग क्या होगा, लैंगरहैंस की दीपिका। इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है, कौन कौन सी, अल्फा, बीटा और गामा कोशिकाएं। बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन का स्रावन होता है। इंसुलिन भी एक प्रकार का क्या होगा, एंजाइम होगा। ये क्या करता है, शरीर में शुगर की मात्रा को नियंत्रित करेगा। अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो मधुमेह का रोग हो जाएगा, डायबिटीज का रोग हो जाता है। और अगर इसकी अधिकता होती है फिर हाइपोग्लाइसेमिया का रोग होगा, उससे जन्म क्षमता प्रभावित होती है और आंखें प्रभावित होती है, यानी कि हमारी दृष्टि प्रभावित होती है। तो ये क्या होती है, अग्नाशय है ना। अग्नाशय क्या, मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण। क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि, और सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि, लीवर। और दोनों ग्रंथि कौन सी जो मिश्रित भी हैं, यानी कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, दोनों का एग्जाम्पल वो अग्नाशय है ना। तो एक बार फिर देखते हैं, सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर यानी कि यकृत, और मिश्रित ग्लैंड्स किस में आ जाएगी, वो आएगी पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय। अच्छा, और अस्थायी ग्रंथि कौन सी, अस्थायी थाइमस होती है। तो चारों पॉइंट ये अलग से नोट कर लीजिएगा। अब चर्चा करते हैं हम यकृत के लीवर के बारे में। लीवर का भी अलग से एक प्लेलिस्ट में आप देखें, उसमें वीडियो बनी हुई है, आप चाहे तो उसमें लिंक उसको देख सकते हैं। तो लीवर क्या होता है, एक तो सबसे बड़ी ग्रंथि। लीवर का वजन कितना होगा, 1.5 किलोग्राम से 2 किलोग्राम तक, और इसका रंग कैसा होता है, धूसर, डीप धूसर, यानी कि हम खाकी डीप कह सकते हैं। और ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इसके उपापचय के लिए भी लाभकारी होता है और एक दूसरे को चेंज भी करता है। अगर हमारे अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा है और प्रोटीन की कम, तो ये कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन में चेंज करता है, प्रोटीन को वसा में करता है, वसा को फिर कार्बोहाइड्रेट में, यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, उत्कर्णीय अभिक्रिया। एक लीवर में क्या होता है, लीवर ये यूरिया का भी निर्माण करता है। यूरिया, जितनी हमारे शरीर के अंदर यूरिया की आवश्यकता होती है उसको वहीं बरकरार रखे, फिर ये किडनी हमारी जो होगी, किडनी मूत्र माध्यम से बाहर निकाल देती है, यानी कि उत्सर्जी अंश के द्वारा ये बाहर निकल जाएगा। भोजन के पाचन में सहायक होता है और ये हिपेरिन भी बनाता है। देखना हिपेरिन क्या होता है, हमारे ब्लड के अंदर हिपेरिन होगा। हिपेरिन के कारण बॉडी के अंदर हमारा ब्लड जमता नहीं है, क्लोटिंग नहीं करता, वो थक्के नहीं जमाता, और जब कहीं पर ब्लीडिंग होती है अब हिपेरिन नष्ट हो जाएगा, एक फाइब्रिनोजिन बनता है, फिब्रिन भी कह सकते हैं, फाइब्रिनोजिन। उससे क्या जालिका बन जाएगी और वहाँ पर हमारी ब्लीडिंग रुक जाएगी। उसके लिए विटामिन के भी उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का जमाने के लिए सहयोगी है, वो विटामिन के होता है। विटामिन पर एक पूरी हम वीडियो बनाएंगे। क्वेश्चन है कि लीवर में कौन सा विटामिन है जो खुद से जनरेट होता है, सेल्फ जनरेट, तो विटामिन ए होता है। विटामिन ए हमारी बॉडी के अंदर बनता है, किस पार्ट में बनता है, यकृत के अंदर, लीवर के अंदर। तो लीवर क्या है, हमारी सबसे बड़ी ग्रंथि है, और सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि, अस्थायी ग्रंथि थाइमस ग्रंथि, और दोनों ग्रंथियाँ कौन सी, अग्नाशय ग्रंथि। आगे अभी चर्चा करते हैं, ये आप नोट कर लीजिए, थाइमस, अग्नाशय और लीवर ग्रंथि। अब करते हैं एडिनल ग्रंथि। देखना, एडिनल ग्रंथि सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथि है। एडिनल ग्रंथि हमारे उदर भाग में स्थित होगी, तो इसे लड़ो या उड़ो ग्रंथि, या इससे निकलने वाले जो हार्मोन्स होंगे उनको लड़ो या उड़ो, है ना, फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स भी कहते हैं, या इसी का नाम आपातकालीन हार्मोन्स, या इसी का युद्ध हार्मोन्स, या हम फ्लाइट हार्मोन्स अलग अलग भी कह सकते हैं। ये सभी इन नामों से आया हुआ है। एडिनल ग्रंथि देखना कहाँ होगी एडिनल ग्रंथि, ये हमारे ये वक्ष भाग के नीचे, यानी कि उदर भाग में एडिनल, यानी कि जहाँ पर पैनक्रियाज होगा, पैनक्रियाज या लीवर वहीं को एडजस्ट होगी। तो लड़ो या उड़ो, इसके 2 भाग होंगे, कोर्टेक्स और एक मेडुला। देखना, कोर्टेक्स हम बाहरी आवरण को बोलते हैं और मेडुला हम आंतरिक यानी कि इनर स्ट्रक्चर को। ये हमने यकृत में भी पढ़ा था, कोर्टेक्स और मेडुला, यानी कि आंतरिक भाग कोर्टेक्स और बाहरी भाग कोर्टेक्स होगा और आंतरिक भाग मेडुला हो जाएगा। कोर्टेक्स से फिर निकलने वाले 3 हार्मोन्स होते हैं, कौन कौन से, एक तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड यानी कि ग्लूको कह सकते हैं, ग्लूको, और एक मिनरेलो कॉर्टिकॉइड, मिनरेलो, और एक सेक्स हार्मोन्स होगा। ग्लूकाइड क्या करेगा, जो हमारे अंदर एक उपापचय की मेटाबॉलिज्म की क्रिया, यानी कि वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, इनका उपापचय करता है, इनका मेटाबॉलिज्म करता है। दूसरा मिनरल है, ये खनिज पदार्थ, जो भी हम खनिज पदार्थ यानी कि लवण लेते हैं, यानी कि सब्जी के थ्रू या किसी भोजन के या किसी रसायन के थ्रू, उनका ये उपापचय करता है। और तीसरा सेक्स हार्मोन्स क्या होगा, ये मेल फीमेल में डिटर्मिनेशन करता है। अच्छा, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकते हैं, खैर। और क्वेश्चन आया हुआ कि कोर्टेक्स अगर प्रभावित होता है तो कौन सा रोग होता है, एडिशन का हमें रोग होता है। एक एडिशन रोग किसके प्रभाव से, अगर हमारा कोर्टेक्स प्रभावित हो जाता है, यानी कि इसमें कुछ कोशिकाओं में कमी हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन आया कि अगर हम कोर्टेक्स को निकाल दें बॉडी के अंदर से तो क्या होगा, 1 से 2 सप्ताह के बीच में मृत्यु हो सकती है।
इसका जो ये इनर पार्ट होगा मेडुला, मेडुला से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, इससे दो निकलते हैं, एड्रेनलिन या नोर एड्रेनिल। एड्रेनलिन का ही नाम क्या हो जाएगा, इपिनेफ्रिन, इपिनेफ्रिन कह सकते हैं या एड्रेनलिन। तो हम चर्चा करेंगे, कॉमन सा नाम होगा, एड्रेनल से मिलता जुलता है, एड्रेनलिन, एड्रेनलिन। और दूसरा नोर एड्रेनलिन। एड्रेनलिन से क्या होगा, ये हमारी बॉडी में जो एक बीपी है, जो आंखों का गोलक या पुतली है, उनको कंट्रोल करेगा। इसे लड़ो या उड़ो का एग्जाम्पल आया हुआ है कि अगर हम अंधेरे में रस्सी को हम सांप समझ लेते हैं तो कौन सा हमारा हार्मोन्स कार्य करता है, एड्रिनल कार्य करता है। इसीलिए कहा गया कि लड़ो या उड़ो। जब तक हम उसको समझते हैं कि अच्छा सांप नहीं है तो रस्सी है, तो यानी कि हम उससे फाइट करेंगे या हम डर कर भाग जाएंगे। अगर हमारे समझ नहीं आता कि रस्सी या सांप, अगर हमने उसको सांप समझ लिया, हम यहाँ से दौड़ेंगे, फिर तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, पसीना ग्रंथि एक्टिव हो जाएंगी, आंखों की जो पुतली है फूल जाएगी, रेस्पायरेशन श्वसन दर हमारी ज़्यादा हो जाएगी और बीपी बढ़ जाएगा। तो ये कौन सा हो जाएगा, एड्रिनल ग्लैंड, यानी कि इससे एड्रिनलिन ये निकलता है हार्मोन्स। दूसरा गोनेडोग्लैंड की बात करते हैं, अगर जनन ग्रंथियाँ, तो देखना जनन ग्रंथियाँ मेल फीमेल में अलग अलग होंगी। ये कहाँ, उदर भाग के नीचे होती हैं, पेट से थोड़ा नीचे। तो जनन ग्रंथि ओवरी होते हैं जैसे अंडाशय महिलाओं में, और पुरुषों में वर्सन यानी कि टेस्टिस होते हैं। तो महिलाओं में 3 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, एक तो एस्ट्रोजन, सेकंड नंबर प्रोजेस्टेरोन, नंबर 3 रिलैक्सिन। ये जो एस्ट्रोजन होगा ये क्या, यौवन अवस्था में परिपक्वता लाने के लिए उत्तरदायी होता है। इससे हमारे जो जनन अंग हैं वो विकसित होते हैं। अगर ये कम होता है, एस्ट्रोजन का ये श्रावण कम होता है, यानी कि रिलीज कम होता है, तो हमारी यौवन अवस्था में समस्या आ सकती है। दूसरा एक प्रोजेस्टेरोन होगा। प्रोजेस्टेरोन क्या होगा, जो स्तन ग्रंथियाँ होती हैं, दुग्ध ग्रंथियाँ, ये दुग्ध ग्रंथियाँ विकसित करने के लिए होता है प्रोजेस्टेरोन, है ना, ये प्रोजेस्टेरोन नाम है पूरा। और रिलैक्सिन क्या होगा, प्रसव के दौरान जैसे महिला बच्चे को जन्म देती हैं तो जो कोशिकाएं हैं वो लूज होती हैं, उस टाइम पर रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। आइए पुरुषों के अंदर वर्सन यानी कि मेल के अंदर कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरिन। टेस्टोस्टेरिन हार्मोन्स का स्रावन कहाँ पर होगा, पुरुषों में होगा। तो पुरुषों में ये परिपक्वता लाने के लिए, यौवन परिपक्वता यानी कि यूथनेस, किशोर अवस्था के विकास के लिए उत्तरदायी होता है। तो क्वेश्चन आया हुआ है कि इसमें से कौन कौन से महिलाओं में स्रावित होते हैं, कौन से पुरुषों में होते हैं। तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो हमारे लगभग सारे जो हार्मोन्स है ये कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि ग्रंथियाँ। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो आप इसे नोट करते रहिए या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और साथ साथ इसको याद करना है। देखना, नोट करने से या फिर स्क्रीनशॉट लेने से कुछ नहीं होने वाला, जब तक कि हमारे दिमाग में न सेट हो। बिल्कुल याद करना और याद रखना अलग अलग चीज़ें हैं। याद कोई भी कर लेता है, 2-3 दिन के लिए याद रहता है, लेकिन 2-4 महीने बाद देखते हैं तो सब गायब मिलता है वो, क्योंकि जीएस में पोर्शन इतना करना पड़ता है। उधर हम साइंस करते हैं, फिर इतिहास करते हैं, भूगोल, जब तक भूगोल हम करते हैं तो साइंस का गायब हो जाता है। तो इसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसका रिवीजन करते रहिए आप, ये है ना। यूट्यूब या चैनल, जितने भी तमाम चैनल सब दिए गए हैं, सभी उसमें देखने में तो मज़ा आता है खूब, लेकिन उनको नोट कीजिए और याद कीजिए और रिवीजन मोर देन मोर जितना आप कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आया होगा। अगर नहीं तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा। ओके, थैंक यू।